नमस्कार। आइए सुनते हैं दोस्तों, रीता कुमारी जी की लिखी कहानी जीवन का सत्य रुचिका की आवाज में। गायत्री देवी के जीवन में अकस्मात घटी एक दुर्घटना ने उनके जीवन की गति ही बदल दी थी। उनके पति डॉक्टर शशांक माथुर, जो शहर के जाने माने फिजिशियन थे, अचानक एक दिन खुद ही ब्रेन हैमरेज के शिकार हो गए थे। उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती कराया गया। पूरे घर में मातम पसर गया था। 2 दिनों से वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। घर का हर सदस्य उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। गायत्री देवी को तो इस दुर्घटना ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। उनकी आंखों के सामने ही उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने के कगार पर थी और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें सिर्फ भगवान का ही सहारा था। उन्होंने तत्काल ब्राह्मणों को बुलवाकर महामृत्युंजय का जाप शुरू करवा दिया था। डॉक्टर शशांक अपने घर के एक मजबूत स्तंभ थे, जिस पर उनका पूरा परिवार टिका था। उन्होंने अपने जीवन में पैसा, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया था, लेकिन हमेशा सजग रहे कि उनके पैसों का गलत उपयोग कर उनके बच्चे रास्ते से भटक न जाएं। उन्होंने हमेशा अपने घर में कठोर अनुशासन बनाकर रखा। कठोर अनुशासन में पले उनके दोनों बेटे मयंक और नवीन और बेटी सुगंधा काफी आज्ञाकारी संतान थे। वे अपने पिता से इतना डरते थे कि अपनी बातें उन तक पहुंचाने के लिए भी अपनी मां का सहारा लेते, पर खुद बोलने की हिम्मत नहीं करते। मां भी सिर्फ उनकी बातें पिता के सामने रखती थी, चाह कर भी मनवा नहीं पाती। गायत्री देवी का अपने घर पर एक छत्र राज्य था, फिर भी पति के फैसले के विरुद्ध जाने की उनकी भी कभी हिम्मत नहीं होती। उन्हें बच्चों पर इतना कठोर अनुशासन पसंद नहीं था, पर अपने बच्चों की उन्नति देख चुप रहती। बड़ा लड़का मयंक मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर शशांक के साथ मिलकर उनका क्लिनिक संभाल रहा था। छोटा बेटा नवीन और बेटी सुगंधा भी रांची मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। 2 महीना पहले ही मयंक की शादी हुई थी। बहू भी पटना मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। सब कुछ डॉक्टर शशांक के सोच के अनुसार हो रहा था कि अचानक यह विपदा आन पड़ी थी। डॉक्टर शशांक के इस तरह बीमार पड़ने से घर की चूल हिल गई थी। घर से लेकर हॉस्पिटल तक डॉक्टर शशांक को देखने और उनके विषय में जानने के लिए लोग आते रहते। गायत्री देवी का दिन रात हॉस्पिटल में ही गुजरता। सभी आने जाने वालों को एक ही बात बताते हुए कि कैसे डॉक्टर शशांक बीमार हुए और उसके बाद क्या क्या हुआ। बस थोड़ी देर के लिए घर आ पाती, खाने और स्नान करने के लिए। किसी तरह उनका बेटा मयंक पूरा क्लिनिक संभाल रहा था। बहू भी घर, हॉस्पिटल और अपनी पढ़ाई के बीच उलझी रहती। घर की जिम्मेदारियां और खर्चों का बोझ अब सीधे सीधे मयंक पर आ गया था। वह मां की सलाह से किसी तरह घर चलाता था। खैरियत यही थी कि डॉक्टर शशांक के सारे अकाउंट्स गायत्री देवी के साथ ज्वाइंट थे। क्योंकि पैसे का खर्च काफी बढ़ गया था, तेजी से डॉक्टर शशांक के अकाउंट खाली हो रहे थे। तरह तरह के उलझनों के कारण घर के लोगों की तत्परता डॉक्टर शशांक के लिए कम होने लगी थी। अब गायत्री देवी को हॉस्पिटल से ज्यादा घर की चिंता रहने लगी थी। उनके नहीं रहने से पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ जा रहा था। खर्च बेलगाम होने लगे थे। देखते देखते पूरा महीना निकल गया। तब जाकर कहीं डॉक्टर शशांक को होश आया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पर वह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उनका आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया था। एक बार फिर पूरा घर शोकाकुल हो उठा। अब ज्यादा दिनों तक गायत्री देवी घर बहू के सहारे नहीं छोड़ सकती थी। घर संभालना बहू के वश की बात नहीं थी। तीज का पर्व भी करीब आ गया था। घर में चाहे जितनी परेशानियां रही हों, पर धर्म कर्म को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। बहू की पहली तीज थी। अपने लिए न सही, बहू के लिए तो नए कपड़े, फल, मिठाइयां तो लेने ही होंगे। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। 3-4 दिनों तक गायत्री देवी तीज के त्योहार में उलझी रही। पारण के दिन प्रसाद खाने और गायत्री देवी को आशीर्वाद देने पड़ोस की यमुना काकी आ गई थीं। गायत्री देवी के प्रणाम करते ही उन्होंने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया तो गायत्री देवी की अनायास ही आंखें भर आई थीं। हाँ काकी, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। सावित्री की तरह ही यमराज के हाथों से छीनकर पति को लाई हूं। उनका जीवन बच गया, यह मेरे तीज व्रत का ही फल है। महीना भर से ऊपर हो गया था, पर डॉक्टर लोग उन्हें घर ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। कभी कभी अचानक उनकी हालत नाजुक हो जाती थी।
गायत्री देवी की उम्र हो चली थी। घर और हॉस्पिटल के बीच की भागदौड़ उनके लिए भी संभव नहीं हो पाती थी। नवीन और सुनंदा को भी पटना में रोककर नहीं रख सकती थी। उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। डॉक्टर शशांक को हॉस्पिटल स्टाफ के सहारे छोड़कर वह घर परिवार की देखभाल में जुट गई थी। अब तो रुपयों की चिंता भी सताने लगी थी, क्योंकि खर्च बढ़ गया था और आमदनी काफ़ी कम हो गई थी। अभी तक तो मयंक माँ की सलाह से घर चला रहा था, लेकिन बदलता समय उसे निरंकुश बनाने लगा था। दवाइयों और हॉस्पिटल के ऊपर होते अत्यधिक खर्च को कम करने के लिए उसने फैसला किया कि डॉक्टर शशांक को घर ले आएगा। माँ के मना करने के बाद भी वह उन्हें घर ले आया। घर आने के बाद भी खर्च कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। परिचित डॉक्टरों को भी बुलाने पर वे अच्छी खासी रकम मांगने लगे थे। तब मयंक ने किसी एक्सपर्ट को बुलाने के बदले खुद ही उनका इलाज करने का फैसला किया। हमेशा पति के फैसले को मानने वाली गायत्री देवी ने बेटे के फैसले का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि अब सत्ता का पूरी तरह हस्तांतरण हो गया था। बेटे ने घर की बागडोर संभाल ली थी। सारे फैसलों के अधिकार भी उसी के हाथों में थे। डॉक्टर शशांक हॉस्पिटल में थे तो सारी जिम्मेदारियां हॉस्पिटल के स्टाफ पर थीं। घर आने पर उनके कामों की काफ़ी जिम्मेदारियां गायत्री देवी पर आ गई थी। खासकर खाने पीने का ख्याल वह खुद रखती। घर पर ही फिजियोथेरेपिस्ट आकर एक्सरसाइज करवाता। उनके हर काम को घर में प्राथमिकता दी जाती, क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं उनका दबदबा घर पर कायम था। पर धीरे धीरे उनका यह दबदबा भी कम होने लगा था। 6 महीना गुजर गए थे, पर डॉक्टर शशांक की स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था। घर के लोग अब उनसे काफ़ी परेशान रहने लगे थे। सबकी जिंदगी की गति बाधित हो रही थी, इसलिए घर में रहने पर भी उन्हें पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया गया था, जिससे डॉक्टर शशांक भी पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। भूले भटके ही कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता। कभी अपनी सफलता के मद में शशांक अपने मध्यवर्गीय नाते रिश्तेदारों से गज भर की दूरी बनाए रखते थे। सिर्फ अपने बच्चे और पत्नी तक ही उनकी दुनिया सीमित थी। परिणामतः आज उनके इस दुर्दिन में भाई बहनों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। घर के सभी लोग उन्हें नौकर के सहारे छोड़ अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। जब घर के मालिक ही ध्यान नहीं देते हैं तो नौकरों का सेवा भाव भी समाप्त हो जाता है। डॉक्टर शशांक अपने एक एक काम के लिए चिल्लाते रहते। वह अक्सर बुरी तरह शोर मचाकर घर वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते, पर बदले में घर वालों के घातक व्यंग का सामना करना पड़ता। 10 महीना गुजरते गुजरते स्थिति यह हो गई कि घोर पीड़ा के क्षणों में भी पत्नी को पुकारते तो उनके आहत कंठ की पुकार भी पत्नी को द्रवित नहीं कर पाती। वह भुनभुनाते हुए किसी नौकर को भेज देती, जाके देखो क्यों शोर मचा रहे हैं। जो बच्चे उनकी आहट से सहम जाते थे अब उन पर व्यंग्यबाण चलाते, उन्हीं के सामने उनका उपहास करते। जब कभी डॉक्टर शशांक उन्हें डांटने की कोशिश करते, उनके लड़खड़ाते शब्द और टेढ़ा मुंह उन्हें हास्य का पात्र बना देता। उनका जीवन परिवार के लिए नगण्य हो गया। उनका हर अकाउंट बिना उनके अनुमति के खाली हो रहा था। बच्चे की अवज्ञा देख नौकर भी उनके साथ धक्का मुक्की करते। यह सब बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर शशांक के जीवन में बढ़ता अकेलापन कुंठा और अवसाद को जन्म दे रहा था, जिससे उनके शरीर के साथ साथ मन भी अपाहिज हो रहा था। उन्होंने बचकानी हरकतें शुरू कर दी थीं। छोटी छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते और हट करते। उनकी पूरी दुनिया खाने पीने और सोने तक सिमट कर रह गई थी। कहीं न कहीं अपने परिवार, जो उनके जीवित रहने का मकसद था, उसके सदस्यों के प्यार का खोखलापन उन्हें तोड़ रहा था। उन्हें वह दिख रहा था जो कोई भी मनुष्य कभी देखना नहीं चाहता। कभी उद्विग्न होकर पत्नी की बाह पकड़ लेते तो तुरंत डपट देती। शर्म नहीं आती इस अवस्था में भी। पत्नी का ऐसा दुर्व्यवहार धीरे धीरे उनके मस्तिष्क को विचार शून्य बना रहा था, जिसने उनकी सारी इच्छाओं का गला घोट दिया था। हमेशा साफ सुथरे और नए फैशन के कपड़ों के शौकीन डॉक्टर शशांक के अब अक्सर कपड़े भी गीले हो जाते या गंदे रहते, तब भी वे चुपचाप बैठे रहते। उनका चीखना चिल्लाना पूरी तरह बंद हो गया था। खाना मिलता तो खा लेते, नहीं मिलता तो चुपचाप बैठे रहते। जीवन का मोह तभी ज्यादा होता है जब जीने का कोई मकसद होता है। उनके जीने का मकसद ही उनका मजाक उड़ाने लगा था, उन्हें आहत करने लगा था, जिससे जीवन का मोह छूटने लगा। अब वह ज्यादातर लेटे रहते। उनके शरीर पर जगह जगह बेड सोर होने लगा था, जिससे कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता।
हमारे भीतर की कामना, ममता और आसक्ति ही हमें संसार से बांधने वाला होता है। उनके मन से यह शब्द जाने कब लुप्त हो गया था, जबकि गायत्री देवी ने जीवन को नए ढंग से बिना पति के जीना सीख लिया था। उनका ज्यादातर समय मार्केटिंग और घूमने फिरने में गुजरने लगा था। वह अपने बच्चों के साथ खुश थीं। बड़े ही निर्ममता से पति को नौकरों के सहारे छोड़कर उन्होंने अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण अध्याय को एक तरह से समाप्त कर दिया था। डॉक्टर शशांक को बीमार पड़े पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया था। फिर से तीज व्रत आ गया। हमेशा की तरह पारण के दिन इस बार भी यमुना काकी ने आकर उन्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया तो गायत्री देवी खुश होने के बदले अपनी आंखें भिगोते हुए बोली, नहीं काकी, अब तो उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आज के दिन उनकी पत्नी उनसे मिलने जरूर आएंगी। यह सोचकर डॉक्टर शशांक का पूरा ध्यान पत्नी की तरफ ही लगा हुआ था, इसलिए पत्नी की सारी बातें सुन रहे थे। संसार का विराट सत्य उनके सामने था। उनकी पत्नी उनके ही मृत्यु की कामना कर रही थी, पर वह क्या जाने, उनकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गई थी, जब उनके अपनों ने उनके मन पर आघात किया था। जिस संगिनी के साथ कभी उन्होंने अपने सुख दुख बांटे थे, वही आज हृदयहीन बनी उनकी मुक्ति की कामना कर रही थी। जितनी ही उनकी जीवन संगनी जिंदगी की तरफ उन्मुख हो रही थी, दबे पांव मृत्यु उनके करीब आ रही थी। पूरे साल भर से जिंदगी का इंतजार करते करते अचानक वह मृत्यु का इंतजार करने लगे थे। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी जीवन का सत्य।